चलो भाई, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा बात की थी पास्कल्स लॉ के बारे में, प्रेशर के बारे में और ऐसे छोटी मोटी चीजों के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हमने हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है उसकी वर्किंग तो पढ़ ली थी और ये समझ भी लिया था कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करती है। भाई साहब एक बार ये नहीं, आपको नहीं, आप ही लाइट बंद करना। हाँ, थैंक यू। इसमें सिर्फ ब्रेक ऑयल ही होता है, कोई भी ऑयल जो इनकम्प्रेसिबल हो यार, है ना। एग्जांपल आपने बताया। हाँ, इसकी हमें क्या लिखनी है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों एक साथ ही लिखेंगे हम एक ही पैराग्राफ में। लेकिन हम इसको समझ चुके थे, अगर आपको याद हो कि यहां से जब हम क्या अप्लाई करते हैं फोर्स, तो यहां से प्रेशर एक्सर्ट होता है। पास्कल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर हर एक व्हील सिलेंडर पे इक्वली जाता है, जो इन पिस्टन्स को एक्सपैंड कर देता है। स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाता है, ये ब्रेक शूज जाके रिम के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। जैसे ये कांटेक्ट में आते हैं क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से घूम जाता है। फिर वैसे जैसे हम लोग क्या हटाते हैं पैडल से फोर्स, ये स्प्रिंग जिसके अंदर एक खिंचाव था वो इनको वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, प्रेशर वापस से एक्सर्ट होता है पैडल को बाहर। ठीक है जी, चलो लिखेंगे इसके बारे में अब। नहीं वहीं पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स कंटेन a master cylinder and some wheel cylinders. A master cylinder and some wheel cylinder. अबे ये मास्टर सिलेंडर, ये इतना बड़ा बड़ा लिखा है, क्या लिख के गए हो तुम लास्ट क्लास में? हाइड्रोलिक ब्रेक कंटेन्स a master cylinder and some wheel cylinders, and the whole drainage system contains incompressible oil. Full stop. Whenever we apply force on the pedal, then a pressure is exerted on the wheel cylinder, on the master cylinder, and pressure is equally transmitted to each wheel cylinder. Full stop. Due to the pressure pistons in the wheel cylinder expand, which stretch the spring and the brake shoes comes in contact with the wheel cylinder. And the brake shoes comes in contact with the rim of the tire. Brake shoes come in contact with the rim of the tire. And due to friction, tire stops. And due to friction, tire stops. Full stop. When we
remove the force from the pedal. When we remove force from the pedal, then the potential energy stored in the spring, helps to restore the original positions, of pedal and pistons. हाँ ठीक है भाई, तो ये हमारी क्या हो गई, वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों ही किसकी। हाँ वैसे एग्जाम में ऐसा बहुत कम होता है कि क्या है इसकी भाई, कि भैया इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन लिखो, वर्किंग लिखो, ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। मतलब आते थे पहले, अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कम आने लग गए हैं। कितना बड़ा नंबर, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया सिर्फ, और पूरा एक्सप्लेन करना हो तो हाँ। लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर क्या जरूर आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोलिक लिफ्ट किया था, तो क्यों ना इसके ऊपर आज हम क्या कर ले, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एक फ्लो बन जाएगा। एनसीईआरटी निकाल लीजिए, उससे एग्जांपल एक बार इसके ऊपर देख लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी निकाल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहे हैं 2 syringes ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, यानी 2 आपके पास सिरिंज जिसके आपने निडल हटा दिए, फिल्ड विद वाटर आर कनेक्टेड विद टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड विद वाटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डायमीटर्स ऑफ द स्मॉलर पिस्टन, जो स्मॉलर पिस्टन है उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, और जो लार्जर पिस्टन है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। ए पार्ट में कह रहे हैं कि अगर आपने लार्जर वाले पिस्टन पे यानी कि F2 पे 10 न्यूटन की फोर्स जो है वो एग्जर्ट की है, तो आपको बताना है कि F1 वाले पे कितनी फोर्स आएगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। बट यहाँ पे बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि ये हमें डायमीटर दे रखा है, बोलो। अब यहां से वैसे तो हमें एरिया निकाल लेना चाहिए, तो ये R1 आएगा पहले तो, विच इज 0.5। अब आप R1 को सेंटीमीटर में ही छोड़ दो इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें रेशियो ही निकालना है यहाँ पे ऑलरेडी। और यहां से अगर मैं R2 की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर मैं एरिया निकालता हूं तो क्या एरिया आ जाएगा, पाए R1 का स्क्वायर, और A2 क्या आ जाएगा, पाए R2 का स्क्वायर। और इनको भी कैलकुलेट करने की जरूरत होगी नहीं आपको, क्योंकि अगेन हमें क्या निकालना है, रेशियो, जैसे कि अभी आप समझोगे। अब हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट में फॉर्मूला प्रूव किया था, प्रूव क्या किया था, छोटा सा डेरिवेशन थी, F1 अपॉन में क्या F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन में A2। अब F1 कितनी फोर्स लगेगी हमें निकालना है, F2 पे हमने कितने न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, 10 न्यूटन की, और A1 हमारे पास है पाए R1 का स्क्वायर अपॉन में पाए। अब इसलिए मैं कह रहा था कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना और कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज यूनिट सेम ही रहेगी, बस सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से R1 कितना है हमारे पास, 0.5, और R2 कितना है, 1.5। इसका होल क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि इनका स्क्वायर है। और यहाँ से हमें F2 जो है वो इतना न्यूटन जो है वो मिल जाएगा, F1 सॉरी। ठीक है जी, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हुआ, पहला।
अब दूसरा पार्ट जो है अगर आप पढ़ो तो ये एक्चुअली थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व पार्ट है, मतलब कि फिजिक्स थोड़ी सी कम है उसमें, है ही नहीं मतलब। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर देन हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट। कह रहे हैं अगर हम स्मॉलर पिस्टन को कितना 6 सेंटीमीटर, अगर स्मॉलर पिस्टन को 6 सेंटीमीटर दबाते हैं तो बताओ, पहली बात तो स्मॉलर पिस्टन को दबाएंगे तो लार्जर पिस्टन ऊपर आएगा और लार्जर को दबाएंगे तो, अब वो कहना है अगर हम इसको 6 सेंटीमीटर दबा देते हैं तो लार्जर पिस्टन कितना ऊपर जो है वो आएगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले बताओ मुझे कि वॉल्यूम स्मॉलर पिस्टन की और वॉल्यूम लार्जर पिस्टन की क्या सेम होगी। वॉल्यूम मतलब जितना वॉल्यूम पानी का दबेगा उतना ही वॉल्यूम तो उठेगा। यार अगर इस वाले पिस्टन से मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी उधर जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, तो दोनों साइड पे वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू में हाइट, सिलेंडर है ना, और यहाँ पे एरिया इनटू में हाइट, तो अगेन A1 अपॉन में क्या आ जाएगा A2, जो कि आ जाएगा हमारे पास H2 बाय H1। अब A1 अपॉन A2 का रेशियो हमारे पास 0.5 अपॉन में 1.5 का क्या आ गया था स्क्वायर, और H2 हमारे पास हमें निकालना है किसका दे रखा है, स्मॉलर पिस्टन का दे रखा है ना। हाँ तो H1 हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रखा है और H2 हमें यहाँ से निकाल लेना है, और ध्यान रखना है कि आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि आपने H1 किस में डाला है, सेंटीमीटर में, तो H2 भी किस में आएगा। हाँ अपने पास रख लो आप, ठीक है ठीक है। ऐसा ही 6th एग्जाम्पल एक बार देख लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 6, एक बार एग्जाम्पल 6 पढ़ लेंगे। डन, प्रॉपर हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ कार लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट्स F1 ऑन अ क्या स्मॉल पिस्टन हैविंग रेडियस ऑफ कितना, स्मॉलर पिस्टन का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू एक और पिस्टन जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। इफ द मास ऑफ द कार, जो गाड़ी आपको उठानी है उसका मास आपको 1350 kg दे रखा है, और आपको बताना है कितनी फोर्स यहां से लगाएं कि ये गाड़ी जो है वो वहां से उठ जाए। बोलो अभी क्वेश्चन शुरू नहीं किया मैंने, नहीं सर पिछले वाले में भी जितना हाँ तो वो मैंने बताया भी था, आप शायद तब नोट करने में बिजी थे बेटा, कि हम यहाँ पे अगर सेंटीमीटर रखेंगे यहाँ पे भी क्या रखेंगे, और अगर हम एरिया का रेशियो निकाल देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। कर भी दो नहीं भी करो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो कैंसिल ही होना है ना। हाँ बस ये ध्यान रखना है कि दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में तो करना ही पड़ेगा। अच्छा अब प्लान क्या कहता है भाई, प्लान कहता है कि फॉर्मूला है हमारे पास F1 अपॉन में F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन में A2। अब मैं A1 और A2 तो रेडियस से निकाल सकता हूँ कि नहीं, A1 आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और A2 आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। बचा कौन, F2, क्योंकि F1 तो मुझे निकालना ही है। बचा कौन, अब मुझे इस गाड़ी को उठाना है, अब इस गाड़ी का जो वजन है उसी से फोर्स लगेगी, विच इज mg। m कितना है 1350 और g कितना बोला हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किया इतना न्यूटन आ गया। अब F2 आ गया आपके पास, तो यहाँ से F1 अपॉन में दिस इज पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में पाई, सब कुछ आपके पास सिवाय किसके, F1 के, जो कि इतना न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन आने के बाद इसी के बी पार्ट में बोल रहे हैं आप बताओ कितना प्रेशर अप्लाई किया होगा आपने किसी भी एक पिस्टन पे, निकालो, बिकॉज प्रेशर इधर का और प्रेशर इधर का तो क्या ही होता है, सेम। प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स कितनी अप्लाई की आपने, फोर्स कितनी अप्लाई की आपने, कोई भी ले लो, F1 ले लो F2 ले लो, वो देख लेना कौन सी वैल्यू आसान आई है। मान लो F1 ले लो और नीचे क्या आ जाएगा A1, सॉल्व कर दो, इतना पास्कल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे किसके ऊपर क्वेश्चन आ गए, हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, इसी के ऊपर क्वेश्चन चलेंगे हमारे एग्जाम में, और एक क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। अब आपको पता ही है आजकल हमारी जो CBSE है वो
उनके जो न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट है वो कैसे बदला है, उन्होंने ज्यादातर न्यूमेरिकल्स अब देने शुरू किए हैं जो हमारे डेली लाइफ बेस्ड चीजों के ऊपर होते हैं। तो अब इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऑल्दो ये फॉर्मेट बोर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, तो आपके 11th में फॉलो होगा कि नहीं होगा अलग बात है, बट आप जितने भी सैंपल पेपर आप 10th के और 12th के उठाओगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज दिस, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि टीना ने रेजिस्टेंस खरीदा मार्केट से लाके और मीना को दिया और मीना ने उसको ऐसे से लगा के, मतलब क्वेश्चन वही है, लेकिन ऐसे डेली लाइफ बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ सह लो कि बच्चे को लगे यार कि हाँ ये पढ़ाई हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले क्वेश्चंस के ऊपर आ रही है, केस स्टडी आ रहे हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ रहे हैं, डेरिवेशन तो बहुत ही कम आ रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। हमारे सिलेबस से बहुत सारे डेरिवेशन तो हट ही गई है, मतलब 12th के और 10th के में सिलेबस, अगेन 11th और 9th स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, 10th और 12th के सिलेबस से बहुत सारी क्या हट गई हैं, मतलब बहुत सारे डेरिवेशन, और सब में क्या लिखा हुआ है, ओनली फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला, नो डेरिवेशन, नो डेरिवेशन, नो डेरिवेशन। कुछ मतलब कुल मिला के अगर हमारे पास 75 डेरिवेशन थी 12th क्लास में, तो सिर्फ 25-30 ही आ रही हैं इस बारी, काफी कम कर दिए डेरिवेशन। ठीक है, अब आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत मतलब कि रैंडम टॉपिक्स हैं, बीच बीच से उठाए हुए, क्योंकि देखो बुकलेट और एनसीईआरटी एक सीक्वेंस में बनी हुई है, लेकिन ये चैप्टर ऐसे सीक्वेंस में नहीं पढ़ा जा सकता। अब हमें कुछ पहले बेसिक चीजों को पढ़ना होगा और फिर हम लोग आगे बड़े बड़े टॉपिक्स को उठा पाएंगे, ठीक है ना। तो आज काफी छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो अगर मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा होता केमिस्ट्री में, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आप बोलते डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, लंडन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये केमिस्ट्री के हिसाब से है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिजिक्स के हिसाब से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप की होती हैं, फिजिकल अट्रैक्शन दो टाइप की होती हैं। एक हमारे पास होती है कोहेसिव फोर्स और एक होती है एडहेसिव फोर्स। चलो इसके ऊपर कुछ बात की जाए। मान लेते हैं मेरे पास 3 कंटेनर्स हैं, ऑल 3 आर मेड अप ऑफ स्टील, तीन स्टील के ग्लास हैं जो घर में होते हैं, ठीक है। एक के अंदर पानी भरा हुआ, एक के अंदर फेविकोल भरी हुई है और एक के अंदर मरकरी भरा हुआ, यू नो मरकरी। एक में क्या है, एक में क्या है और एक में क्या है। तीनों कंटेनर को मैंने उल्टा कर दिया। बेटा एक तो आप लोगों के बैठने का तरीका ही सही नहीं है क्लास के अंदर, और टाइम पे आया करो तुम। तीनों कंटेनर क्या कर दिए, उल्टे। क्या होगा, इन तीनों कंटेनर में से लिक्विड नीचे गिरेगा। इनमें से कौन सा कंटेनर होगा, ऑनलाइन वाले भी आंसर देंगे, इनमें से कौन सा कंटेनर होगा जिसमें सारा का सारा लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो आंसर है मरकरी। मरकरी की एक भी बूंद, एक ड्रॉप का भी ड्रॉप ग्लास पे चिपका नहीं रहेगा। इनमें से कौन सा ऐसा कंटेनर है जिसमें सबसे कम लिक्विड बाहर आएगा, आंसर है फेविकोल। बहुत सारा हिस्सा फेविकोल का चिपका रह जाएगा ग्लास में, और जिसमें 90% तक बाहर आ जाएगा, 95% तक बाहर आ जाएगा, कुछ पानी चिपका रह जाएगा वाटर वाला केस। अब ये क्या साइंस है, ये क्या है, आंसर है जब मरकरी का कुछ हिस्सा बाहर निकला तो बाकी मरकरी के पार्टिकल भी मरकरी के पार्टिकल के साथ चले गए। रीजन भी, अब देखो सॉलिड्स में तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं एक ग्लास में कीले भर दूंगा और ऐसे उल्टा कर दूंगा तो आधी कील पीछे नहीं रह जाएगी, कीले अलग बात है, कीले सॉलिड हैं। ये चैप्टर फ्लूइड्स के ऊपर हो रहा है अभी। फ्लूइड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, बोलो। अब एक बच्चा कह रहा है मरकरी इसलिए बिकॉज मरकरी का वेट बहुत कम है, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, ये सरासर क्या है, गलत स्टेटमेंट है। ऑल्दो मरकरी की डेंसिटी तो वाटर से बहुत ज्यादा है, बट ये रीजन ही नहीं है। रीजन क्या है इसको समझते हैं। रीजन है कि मरकरी के पार्टिकल्स को अपने ही पार्टिकल से बहुत प्यार है। तो कोहेसिव फोर्स क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन their own
पार्टिकल्स। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने ही पार्टिकल के साथ बन रही है, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कौन सी अट्रैक्शन कहते हैं? कोहेसिव फोर्स, जिसमें पार्टिकल को अपने ही आपके पार्टिकल से बहुत प्यार हो जाता है। सेल्फ लव कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? ये वही लोग हैं जो अपने फोन पे अपनी फोटो लगा के रखते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं ना यार तुम। मैंने अपने बेटे की लगाई, वो मेरा बेटा मेरे साथ है, वो अलग बात है। हाँ, स्लाइम। आप स्लाइम की बात कर, पहली बात तो स्लाइम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लूइड, वो तो सेमी सॉलिड है। बट ठीक है, अगर हम स्लाइम की यहाँ बात कर रहे हैं तो सारा ही बाहर आ जाएगा, बोलो। पर स्लाइम एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए नहीं बिकॉज वो सेमी सॉलिड है, वो मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड का। मैंने बोला तो सेमी, सुनते नहीं हो यार तो। सेमी सॉलिड यार, अब मैं पानी के अंदर मिट्टी डाल दूं, अब आप बताओ सॉलिड है लिक्विड है, ये क्या बदतमीजी हुई? उसमें कुछ हिस्सा क्या है और कुछ हिस्सा क्या है? ऐसे स्लाइम में भी है। अब बादल क्या है? ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, वो तो मिक्सचर है, उसमें कुछ हिस्से गैस है, कुछ हिस्सा लिक्विड है और डस्ट पार्टिकल सॉलिड है। तो फिर सर स्लाइम को कंसीडर करते हैं? फ्लूइड में कंसीडर नहीं करते। अगर करते हैं क्यों करें जब है ही नहीं? इमेजिन कर लेते कर लिया, चलो फिर वो कोहेसिव फोर्स उसमें ज्यादा है। चलो आओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर ओन पार्टिकल, इसको क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे कह सकते हो कि मरकरी हैज हाई कोहेसिव फोर्सेस, इसके पास काफी ज्यादा अच्छी क्या है? कोहेसिव फोर्स है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें किसकी? एडहेसिव फोर्स की, तो एडहेसिव फोर्स का मतलब दूसरे लोगों से अट्रैक्शन, दूसरे लोगों से प्यार, इसे क्या कहा जाता है? एडहेसिव फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम या बिटवीन देयर एंड क्या? अदर पार्टिकल्स, इसे कौन सी फोर्स कहेंगे हम लोग? एडहेसिव फोर्स। अगेन फॉर एग्जांपल फेविकॉल वैसे तो एक कंपनी का नाम है, बोलो, बट वो आपको बस समझने के लिए है, इसके लिए यहां पे हम लिखेंगे एडहेसिव्स हैव स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स। यार एडहेसिव्स का मतलब वो चिपकाने वाली चीजें होता है ना, फेविकॉल आ गया, गम आ गया, फेविकॉल, सब एडहेसिव्स है ना, सारी चीजें जिससे हमने। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं उससे पहले, बड़ा ही क्लियर क्वेश्चन। आप में से आज तक कितने बच्चों ने कागज से कागज को चिपकाया है? हाथ खड़ा करो। तो आंसर है कागज से कागज प्रैक्टिकली कभी चिपकता है नहीं। वैसे वो चिपकता कैसे? देखो, हम कागज के ऊपर फेविकॉल लगाते हैं और फेविकॉल के ऊपर कागज लगाते हैं, तो एक्चुअली बीच में फेविकॉल है, इधर कागज है और इधर कागज। आपको कैसे? तो बहुत छोटी सी बात कर दी आपने। एक्चुअली छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कागज कागज से कैसे चिपक जाएगा? उनके बीच में तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। तो मैंने पहले कागज के ऊपर क्या चिपकाया? तो फेविकॉल चिपके किससे? अब मैंने उसके ऊपर क्या चिपकाया? तो फेविकॉल ने इधर से किसको पकड़ लिया और इधर से भी किसको पकड़ लिया, कह सकते हो एक प्रकार से। तो वो फेविकॉल को कागज से प्यार, फेविकॉल को कागज से प्यार। तो कागज कागज से नहीं चिपका, कागज चिपका फेविकॉल से, फेविकॉल चिपकी हुई है कागज से। अब इतना बड़ा कौन बोले कि अगर मैं बोलूंगा कागज पे कागज चिपका दे, उससे बड़े पहले फेविकॉल चिपका, उसके कागज चिपका, ये कौन बोला? वैसे बोल, बट एक आंटी जो बड़ी समझदार है, करीना कपूर आंटी, उन्होंने सही बोला था कि चिपका ले सही है फेविकॉल, वो सही कह रही है। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि फेविकॉल, उन्होंने ये नहीं कहा कि फोटो दिल से चिपका लो, उन्होंने कहा फेविकॉल से चिपका लो। ये सही स्टेटमेंट है। कभी टाइम मिले तो लिरिक्स भी सुनना उस गाने के। ये म्यूट पे सुनता है मतलब देखता, कभी लिरिक्स भी सुन विवेक, कभी लिरिक्स भी सुनो तो वो एक्चुअली में सही तो कह रही हैं कि क्या चिपकाओ? फोटो को फेविकॉल से चिपकाना। बात समझ में आ गई यार आपको? अब एक और स्टेटमेंट पूछूंगा मैं आपसे। अगर मैं एक पेपर पे मरकरी लगाऊं और फिर उसके पेपर लगाऊं तो क्या वो चिपकेंगे? क्योंकि मरकरी को कागज से प्यार ही नहीं है, उसको अपने आप से प्यार है, तो बिखर जाएगा वो। सही कह रहा हूं? अब एक और सवाल पूछता हूं। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना
एक्चुअली सवाल नहीं पूछ रहा, आप मुझे बताओ आप सहमत हो कि नहीं, टिक मारोगे कि नहीं इस पॉइंट पे कि मोर दी सरफेस एरिया मोर दी एडेसिव। यार देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। अभी आप में से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो दीवार को छू सकते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि कुछ बच्चे बीच में बैठे हुए हैं, जो सरफेस पे हैं वो छू सकते हैं। लेकिन अगर आप सब बच्चों को फैला दिया जाए कमरा, और ये मान लो ये कमरा डबल साइज कर दूं और आप सबको कोने 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 उठा दूं, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो आप दीवार के साथ चिपक पाओगे। इमेजिन करो, आपने कभी आपके साथ हुआ भी होगा पक्का, मान लो आप एक कागज पे कागज को चिपका, आपने फेविकॉल बहुत ज्यादा डाल दी, तो वो कागज बहेगा, चिपकेगा नहीं। इन द केस ऑफ एडेसिव्स लेस इज मोर। इन द केस ऑफ एडेसिव्स जितनी कम लगाओगे उतना बढ़िया है, क्योंकि जितनी कम लगा के आप उसे फैलाओगे उतना ज्यादा फेविकोल के पार्टिकल किससे चिपक पाएंगे, कागज से, और उनको किससे ज्यादा प्यार है, कागज से। अगर आप उसकी मोटी सी ड्रॉप बनाओगे तो वो अपने आप से उनको चिपकना पसंद नहीं है, वो बहते रहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? दैट इज वाई कम लगा के उसको फैलाया जाता है, वो हम सबको पता है। तो हमें बस रीजन नहीं शायद पता था, लेकिन हम सब कर तो सही रहे हैं, बट रीजन हमें शायद पता चल रहा है क्योंकि कागज के की एडेसिव सॉरी फेविकोल के एडेसिव फोर्स बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया। एक सवाल है एनसीईआरटी का कि ये हम जब हम पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी तब डिस्कस अभी कर ही लेते हैं। फेविकोल या कोई भी एडेसिव्स अपने कंटेनर में नहीं चिपकते, लेकिन बाहर आओ तो कागज वागज सब चिपका रहे हैं। रीजन वही है ना, अंदर उनका सरफेस एरिया बहुत कम है, आपस में ज्यादा चिपके हुए हैं वो, और उनका आपस में प्यार है नहीं, तो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे बाहर आएंगे और आपने फैला दोगे, क्या बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया, एडेसिव फोर्स बढ़ जाएगी और वो कागज से चिपक जाएंगे। अब आप बताओ, आप एक नई फेविकोल या नई एडेसिव कंपनी खोल रहे हो जिसका नाम है बजाज, ठीक है, कह रहे चिपकाले सही है, कह रहे साइंस एंड गम, चलो ठीक है, ये अच्छा है वैसे। तो अगर मान लो हमने एक फेविकोल बनाई या एक एडेसिव बनाया, आप बताइए उसका कंटेनर कैसी शेप का हो, क्या उसका कंटेनर रजिस्टर शेप का हो या टेस्ट ट्यूब शेप का। अगर रजिस्टर शेप का मैंने उसको बना दिया, जैसे एक ताश की गड्डी आती है मान लो जिसमें, वैसी शेप का बनाया, तो सरफेस एरिया मैक्सिमम रहेगा, आधी से ज्यादा फेविकोल तो मेरी। तो एक ऐसी कंटेनर लेना होगा मुझे, इसका सरफेस एरिया कम से कम, लाइक टेस्ट ट्यूब हो या लाइक ऐसा कुछ सिलेंडर टाइप कंटेनर हो, है ना, ऐसा कुछ कंटेनर हो। बात समझ में आई आपको? ताकि पार्टिकल्स अपने आप से ज्यादा कांटेक्ट में रहे और वो बाहर आ जाए। ओके, डन है? कौन सी फोर्स और एडेसिव फोर्स। अब जब आप बड़े हो जाओगे आपको इनका टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन पढ़ना है, कि टेम्परेचर अभी नहीं पढ़ना, मतलब 11th में नहीं पढ़ना, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अभी हमारे को सिर्फ इतना ही काम है, एक एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड की। अच्छा, अगर आपने नोटिस किया, अभी तक हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, अब हम थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट हो रहे हैं हाइड्रोडायनामिक्स पे, यानी फ्लूइड को मोशन में ला रहे हैं। पानी या कोई भी फ्लूइड, सॉरी, 3 टाइप के फ्लो में चलेगा। पहला है लैमिनार फ्लो, खतरनाक वाली चाहिए आपको इमेजिनेशन, एकदम गंदी वाली इमेजिनेशन। अबे वैसी गंदी नहीं होए, हाँ उसी पे यस निकला है, इसका है ही गंदा आदमी, म्यूट पे देखता है गाने। ये हमारे पास एक ग्लास है और इस ग्लास में हमारे पास पानी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? अब इमेजिनेशन कहाँ चाहिए आपको, कि आपको ऐसा इमेजिन करना है कि यहाँ पे पानी की एक लेयर है, ए दिख रही है, ये एक लेयर है, क्या बात है यार, ये कौन सी है? अरे वेरी गुड, ये ओ माय गॉड, अरे बहुत बढ़िया इमेजिनेशन है भाई आप लोग। यार ऐसे करके पानी की लेयर्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है? क्या बनी हुई है? लेयर्स। अगर ये ग्लास या ये बाल्टी जो भी है, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, अगर ये गिर गई, बोलो तो कौन सी वाली लेयर रेस जीतेगी? सोच क्या बोलना। आगे चली जाएगी। रेस जीतने का मतलब क्या होता है? पागल आदमी है क्या? रेस जीतने, रेस वो जीता तो पीछे रह जाता है ना।
बताओ, अगर ये कंटेनर गिर गया तो कौन सी लेयर रेस जीत जाएगी? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ई, क्योंकि आपको पता है इनकी तो औकात है नहीं, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ई, ये ऑप्शन है सब सेम। ये तीन ऑप्शन है। अच्छा भाई, ए वाले ज्यादा हैं ऑनलाइन में, तुम लोग क्या कह रहे हो? सब आंसर देते नहीं है वैसे। 400 बच्चे ग्रुप में पढ़ने, 4 आते हैं उसमें से भी 2 आंसर देते हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम में से ए और सी में से ई में से कौन कह रहा है? ई कौन? 2-10 रुपए दो, हार गए तुम। ए कौन है? ए इज द आंसर। अब आपने ई क्यों बोला है बताओ? ऑब्वियस सी बात है यार, देखो मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए ऑब्वियस क्या, आप लोगों के लिए कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं है आप लोगों में। एक बात बताओ, ये कंटेनर अगर गिर गया तो सबसे पहले यहां से कौन निकलेगा? इस कंटेनर सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा? और अगर ए सबसे, मुझे बोलने दो अब ए अगर सबसे पहले बाहर निकलेगा तो सबसे आगे नहीं जाएगा वो, पहला कारण। दूसरा कारण, ई पे बाकी सारी लेयर्स की फोर्स है। देखो अगर मैं यहाँ पे छेद कर दूं, क्या कर दूं? ये बहुत अलग पढ़ाई है, वो गॉस प्रेशर था, वो बहुत अलग पढ़ाई थी। ये वाले छेद से सबसे तेज पानी बाहर आएगा। यहाँ पे लेयर्स के फ्लो की बात हो रही है। तो अगर मैं इस कंटेनर को उल्टा कर देता हूं तो उल्टा करते ही सबसे पहली लेयर आगे कौन सी भागेगी? ऑब्वियस सी बात है, ये लेयर्स डिसमैच होंगी, बट हाँ ये ए लेयर आगे आ जाएगी और फिर ये कौन सी लेयर आ जाएगी? बी, फिर पीछे कौन रह जाएगी? सी, फिर कौन? डी, और सबसे पीछे कौन आ रही होगी? ई। प्लस सारी लेयर्स का इस वाली लेयर पे क्या भी होगा? प्रेशर। इसलिए मैंने आपको बताया था समुद्र में ऊपर जो मर्जी हो रहा हो नीचे शांति रहती, क्योंकि नीचे वाली लेयर सबसे धीरे चलेगी। अभी हम वेलोसिटी की टर्म में भी बात करेंगे आगे जाके 2-4 क्लास के बाद। लेकिन कौन सी लेयर सबसे आगे और सबसे पीछे कौन? बट अल्टीमेटली द पॉइंट इज, क्या ये पानी थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन लेयर्स की फॉर्म में चलेगा? थोड़ी देर के लिए सही लेकिन ये लेयर्स के फॉर्म में चलेगा। और ऐसे फ्लो क्या बोलते हैं? लेमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं? व्हेन फ्लूइड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। जब फ्लूइड जो है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है, और ये तभी होगा जब बड़े बड़े कंटेनर्स में। क्या एक पाइप में से फ्लूइड लेयर की फॉर्म में चल पाएगा? नहीं। तो जब एक छेद से, एक पाइप से, एक होल से पानी बाहर आ रहा है, वहां के लिए लेमिनार फ्लो इज नॉट वैलिड। लेमिनार फ्लो, बड़े बड़े कंटेनर उलट गए, ऐसा हो रहा है, शहद का कंटेनर गिर गया बोलो, या मान लो एक बहुत बड़े कंटेनर में आपने एक ऐसे फट्टा लगा रखा था बांध में, बांध का वो ऐसे फट्टा खोल दिया, पानी बह रहा है, बहुत बड़े स्केल पे अगर पानी बह रहा है तो वो लेयर्स की फॉर्म में हम उसको इमेजिन करेंगे। या ऐसा मान लो ऊपर मरकरी है, फिर ऑयल है, फिर वाटर है, 3 लेयर बन गई, कंटेनर गिर गया तो पहले कौन बह जाएगी? मरकरी मान लो, फिर कौन बह गया? ऑयल मान लो, फिर कौन बह गया? वाटर मान लो। तो ये हो गया कौन सा फ्लो? लेमिनार फ्लो। कौन सा फ्लो? तो लेट से अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि यहाँ पे लेयर्स की फॉर्म में चीजें चलेंगी तो ये फ्लो कौन सा कहलाया जाएगा? एक पाइप में से फ्लो क्या लेमिनार हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। बात समझ आई? अब हमारे पास 2 फ्लो और हैं। लेमिनार बिल्कुल अलग है। अब 2 फ्लो अलग है। एक हमारे पास आएगा स्ट्रीम लाइंड फ्लो, और ये चैप्टर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है क्योंकि आगे की सारी पढ़ाई कहीं ना कहीं इस पे कनेक्टेड है। और एक है टर्बुलेंट फ्लो। अब स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या चीज है, आप जरा समझें। आपने अपने घर में कभी एक जैसे कि आज का तो नल के वैसे वाले भी आ गए हैं जिसमें हम नल का ऑन करें तो झाग झाग वाला पानी निकलता है, वो वाले की बात नहीं कर रहे हैं जिसके नीचे वो फॉसेट सा कुछ लगा होता है और झाग झाग सा पानी निकलता है, उसकी बात नहीं कर रहे। सस्ते वाले नलके जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, बस जिसमें पानी निकलता है। अब जब आप नलके को धीरे से ऑन करो, मतलब एकदम धीरे, लेवल 1, तो उसकी प्यारी सी धारा निकलती है, एकदम ऐसी प्यारी सी धारा, बोलो। या फिर मैं शहद को यानी हनी को एक कंटेनर दूसरे कंटेनर में डालूंगा तो ऐसे प्यारी सी धारा निकलेगी, है ना, है ना। अगर मैं लेट अस सपोज एक गेम खेलते हैं, चलो आप मान लेते हैं कि मैं इसके ऊपर, यजुर के ऊपर एक, अभी जिस ऊंचाई पे मैं हूं यहाँ और यहाँ बैठा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर एक बाल्टी से क्या डालता हूँ? पानी। तो मेरा सवाल, पानी बेटा तुम अलग रोमांटिक हो जाओ, तो अगर मैंने इसके ऊपर एक बाल्टी पानी, क्या क्या सोचते रहते तुम, क्या क्या फैंटेसी है तुम्हारी ये?
तो मैंने इसके ऊपर एक बाल्टी से क्या डाला, पानी। आप बताओ यजुर, ओ सॉरी आर्यन और मान्या, क्या योग्यता, मान्या, ओ सॉरी योग्यता और आर्यन, क्या ये गीले होंगे? आंसर है मुझे लगता है कि सिर्फ कंधा कंधा गीला होगा, थोड़ा थोड़ा ना, बोलो बोलो। लेकिन आपको क्या लगता है कि लार्ड और ये गीला होगा? गौरव है, एक आध ड्रॉप गिर गए, चलो गिर गई। आपको क्या लगता है कि ये भूमिका गीली होएगी? अच्छा, आपको क्या लगता है ये पीछे वाली लाइन गीली होएगी? नहीं। मतलब आप समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, लेकिन पानी इसके ऊपर गिर रहा है। अब केस 2, मैं चला गया हूं 4 या 5 फ्लोर ऊपर, ठीक है ना, आप सब यही हो, लेकिन मैं 4-5 फ्लोर ऊपर चला गया। अब मैंने टारगेट तो पानी तो किसके ऊपर गिरा है? ये जो, और पानी गिरा भी ऐसे ही था ऊपर से बाल्टी से। लेकिन अब आप मुझे बताइए, क्या आर्यन और योग्यता गीले होंगे अब? पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा। क्या लाड और गौरव भी गीले हो सकते हैं अब तो? और अब तो हो सकता है कि सौम्या भी गीली हो जाए, और कनिष्ठ, चित्रा, ऐसे मुश्किल मुश्किल नाम रखे। गुड्डू सोनी, ये नाम ही रख सकते तो लोग। तो ये चित्रांशी भी तो गीली हो जाएगी ना, बोलो बेटा। अब आप बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मैं नोटिस किया कभी होली पे वो लोग कायर लोग जो छत पे होली खेलते हैं, आपने देखा, तुम भी ऊपर से फेंकते हो, तो बाल्टी लेके जब हम पानी ऐसे फेंकते हैं, आपने नोटिस किया हो, पानी शुरू में तो बहुत प्यारा होता है, लेकिन फिर वो फैल सा जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि बादलों से पानी गिरता कैसे होगा? हम तक तो बूंद बूंद करके गिरता है, लेकिन बादलों से पानी ऐसे गिर जाता है जैसे बाल्टी से गिरता है। लेकिन वो इतना ऊपर से गिरता है कि फ्लो पानी के अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे, लेकिन पानी के पार्टिकल इतने दूर दूर हो जाते हैं कि एक बूंद यहां गिरती है तो एक बूंद यहां। यू नो एंजल फॉल दुनिया का सबसे ऊंचा फॉल है, बड़ा नहीं, ऊंचा। एंजल फॉल, यू नो एंजल फॉल? अच्छा, मैं यहाँ एंजल फॉल दिखाऊं क्या आपको? वैसे छोड़ो छोड़ो, तुम्हें मूड बना दे क्या? क्या यार है? एसी बंद कर दो। नहीं यार, मुझे ना एक वो डिस्कवरी ने एक वीडियो डाल रखी थी एंजल फॉल के ऊपर, यही समझ लेते हैं चाहे एक बारी। चलो बिम्बार किए। अच्छा सुनो, पता आपको एंजल फॉल के बारे में खास बात मैं बताता हूँ। आप कभी वैसे किसी फॉल के नीचे नहाए हो? आप में से कोई किसी फॉल के नीचे नहाया हो तो आपको पता होगा यार कि फॉल से कितना सारा पानी कितना तेजी से हमारे ऊपर गिरता है। प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं कि एंजल फॉल जो है वो इतना ज्यादा ऊंचा फॉल है, इतना ज्यादा ऊंचा फॉल है यार, कि जब इससे पानी गिरता है ना एक्चुअली में, तो वो नीचे आते 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 एक बूंद उसकी वहां गिरती है तो एक बूंद उसकी यहाँ। मतलब अगर कोई, वैसे तो एंजल फॉल के एकदम डेप्थ पे कोई खड़ा हो नहीं सकता क्योंकि वो नीचे खाई टाइप में जाके आता है ना। लेकिन अगर हम ये देखो, अब मैं आपको ना एक चीज यहाँ पे एक बात बताता हूँ। ये पहली बात तो इसके नीचे कोई खड़ा इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये जो फॉल है वो एक्चुअली में एक गड्ढा, इस पानी गिरते 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 क्योंकि सालों से बह रहा है तो वो गड्ढा होता जा रहा है और वो ऐसे डेप्थ में जाके, तो इसके नीचे तो कोई कैसे खड़ा हो भी नहीं सकता। मतलब कोई ऐसे कोई वो लोग वो जो बुर्ज खलीफा के ऊपर से कूदने वाले लोग वो तो चलो पहुंच सकते हैं, नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं है जो हरिद्वार में गया फॉल के नीचे नहा लिया, ऐसे वाले लोग यहाँ नहीं जा सकते। प्रैक्टिकल बात बता। अब यहाँ पे होता क्या, अगर आप नोटिस करो, जब आप इसके नीचे, पहली बात तो यहाँ पे रेनबो क्यों बन रहा है, क्योंकि एक प्रकार से बारिश ही हो रही है यहाँ, एक प्रकार से क्या ही हो रही है यहाँ। और इसके डेप्थ तक पहुंचते 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 पानी इतना टर्बुलेंट हो जाता है। अभी मैंने टर्बुलेंट का मतलब नहीं बताया आपको, पानी इतना टर्बुलेंट हो जाता है, इतना टर्बुलेंट हो जाता है कि देखो नीचे तक कैसे बह रहा है। बोलो, दुनिया का सबसे ऊंचा। हाँ अब ये देखो, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये वाला सीन,
यहां पे पहुंचते पहुंचते पानी एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि कम हो गया है, कम नहीं हुआ, वो क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो नीचे खड़े हुए लोग एक्चुअली में देखा जाए तो गीले भी नहीं होंगे, पर बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से, क्योंकि अगर एक बूंद यहां गिर रही है तो एक बूंद वहां गिर रही है। तो सारा खेल कौन से फ्लो का है, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो का लेना देना। अब ये अगर हम लोग समझें कि क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो, पहले बेटा सबसे पहले कौन से फ्लो को समझें। अगर मैं ऐसे बस बोलने के लिए समझाऊं तो जब पार्टिकल एक प्यारी सी धारा की फॉर्म में चल रहा हूं उसे कौन सा फ्लो बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे चल रहा हूं तो उसे टर्बुलेंट। बट एग्जाम में लिख क्या हो गया ऐसे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, व्हेन, यार प्लीज बातें नहीं, व्हेन प्रीसीडिंग, या इसको हम ऐसे बोलते हैं व्हेन पार्टिकल्स मूव on the same path as particle moving before them। जैसे कि मान लो ये वाला पार्टिकल कह रहा है मैं ऐसे चलूंगा, ठीक है ना, तो इसके पीछे वाला पार्टिकल भी कह रहा है ठीक है भाई मैं भी तेरे रास्ते पे चलूंगा। इसका पीछे वाला कह रहा है, और ये तो आगे वाले के रास्ते पे चल रहा होगा, और ये उसके, मतलब सारे पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर पाथ जो है वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ऐसे फ्लो को क्या कहेंगे हम, स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि व्हेन पार्टिकल्स फॉलो सम रैंडम पाथ्स, और शॉर्ट में बात कर रहे हैं, अच्छी वाली डेफिनेशन वहां पे लिखे, सम रैंडम पाथ्स, इन्हें कौन सा फ्लो कहेंगे हम लोग, टर्बुलेंट फ्लो। जैसे कि मान लो ये वाला पार्टिकल यहां जा रहा था, लेकिन जो इसके पीछे वाला पार्टिकल आया वो यहां निकल गया, इसके पीछे वाला पार्टिकल यहां निकल गया, इसके वाला यहां घूम गया, इसके वाला यहां निकल गया। ऐसा होता क्यों है, आओ जरा इसको रफली समझे। पहली बात तो सारा का सारा खेल अल्टीमेटली एक चीज का, वो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या है, जब मैंने नलके से पानी को धीरे खोला तो पानी धीरे धीरे फ्लो हुआ, और आपने नोटिस किया होगा नलका बहुत ऊंचा है तो आधा फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है और नीचे आते 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 फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। बोलो, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कल वाली एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो मैं भेज दूंगा, अभी एडिट करनी पड़ेगी क्योंकि बस बहुत बढ़िया से, तो वो 3-4 GB की फाइल चली जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे सबको ऐड करके भेज दूंगा, लेकिन अगर आपको याद हो सबको लास्ट वाला क्लास, तो 6 से पानी में बाहर आ रहा था, फ्लो कौन सा था, स्ट्रीमलाइन, लेकिन यहां तक आते आते टर्बुलेंट हो गया। क्या हो गया, अब जब मैंने इसके ऊपर बाल्टी से पानी फेंका तो बाल्टी से पानी तो कैसे ही निकला, स्ट्रीमलाइन, और उसके ऊपर गिरा, लेकिन 4 मंजिल ऊपर जाके क्या हो गया, जब मैं उतना ऊपर पहुंचा तो फ्लो कौन सा ही था, स्ट्रीमलाइन, लेकिन नीचे गिरते 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 अकॉर्डिंग टू फ्री फॉल वाला कंसेप्ट, इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ते चली जाएगी तो एक ऐसा लेवल आएगा कि जो मोशन है वो स्ट्रीमलाइन से कौन सा हो जाएगा, टर्बुलेंट। जो मोशन है वो स्ट्रीमलाइन से क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट, और पानी ऐसे करके फैल जाएगा। एक और एप्लीकेशन, आपके घर में पौधे हैं, पाइप है, आपसे पानी दे रहे हो, पानी से निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल, बहुत प्यारा प्यारा निकल रहा है, आपको क्या दूर देना, आपने आगे से पानी की वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी की बढ़ी, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ेंगे, वो हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ेंगे। वहां से पानी की वेलोसिटी बढ़ गई, और बढ़ने की वजह से क्या हुआ, फ्लो टर्बुलेंट हो गया। यार आप सुनो, मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो मी, ठीक है, तो मैं ऐसे चल रहा हूं, ठीक है, ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, तो आप मेरे पीछे पीछे आ पा रहे हो। मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, है ना, मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूं और मैं कभी इधर मुड़ रहा हूं, कभी इधर मुड़ रहा हूं, तो आपको मुझे फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, यार मैं बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा हूं, ये मेरा पीछा कर रहा है, अब मुझे तो पता ना मैंने कहां मुड़ना है, तो मैं कटाए मुड़ गया, इसको नहीं पता, ये तो प्रिपेयर नहीं है, तो ये नहीं मुड़ पाया, ऐसे निकल गया। बोलो, एज अ रिजल्ट यही रीजन है यार, मार्चिंग जब होती है तो लोग चल के मार्चिंग करते हैं ना, क्या दौड़ के मार्चिंग हो सकती है, हो सकता है पॉसिबल, बट इट इज डिफिकल्ट। अब आप बताओ, क्या ये सिर्फ वेलोसिटी पे लेना देना है? अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं 4 मंजिले 2 इमारतें हैं, मैंने बाल्टी से फेंका क्या, पानी, इसकी फ्रेंड थी शहद, इतने शहद फेंका, अब आप बताओ मेरे को, मेरा वाला जो फ्लो है वो दूसरे फ्लोर पे आते आते टर्बुलेंट हो गया,
इसका दूसरे फ्लोर से ऊपर हो जाएगा, दूसरे फ्लोर से नीचे होगा, क्योंकि इसने जो लिक्विड फेंका उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका टर्बुलेंट फ्लो करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसका तीसरे या चौथे नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जाते जाते क्या पता क्या हो, टर्बुलेंट। बात समझ में आ गई बेटा? बोलो। तो ये खेल है किसका, स्ट्रीमलाइंड और टर्बुलेंट फ्लो का। एक बार लिख लेंगे हम लोग। डेंसिटी भी एक रीजन है, वेलोसिटी भी एक रीजन है। हाँ भाई, हनी में भी टर्बुलेंट फ्लो होगा। हनी में भी आपने देखा होगा, अगर बहुत ऊंचाई से गिरो तो ऐसे जाने के बाद तो ऐसे 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 हो जाता है। तो हनी, दुनिया के हर फ्लूइड में टर्बुलेंसी आएगी, बस किसी में पहले आ जाएगी, किसी में बाद में। कहाँ पे बेटा? हो गया? रहने दो यार, वैसे बहुत ढीले आदमी हो तुम। किसी पड़ोसी से लिख लो, हमेशा रहता है तुम्हारा। और तुम लेट क्यों आते हो रोज बे? क्यों रोज क्यों लेट आते हो तुम? अगर अगली क्लास से तुम 1 बजे लेट आए, तुम्हारे एक एक कपड़ा उतारेंगे हम। पहले दिन लेट आए तुम्हारी टोपी रख लेंगे। अब 6-7 दिन तक कहाँ पहुंच जाएंगे सोच लो अब तुम। हम उतारता थोड़ी यार, बोलने की बात है। तभी 2-2 पहन के आए, देखो ये। मैं 4 पहन के आया हूँ। मेरी फैंटेसी सुनोगे डर जाओगे तुम। नहीं आज तो नहीं, शायद मंडे या ट्यूसडे देखेंगे। हो गया क्या? क्या कह रहे हो? हाँ वो तो है ही। सर ऐसे नहीं बोला, सर ऐसे कुछ और ही बोला। कुछ और क्या? पहले मुझे लगा कि आपने नोरा फतेही का वॉलपेपर
ठीक है बेटा? हाँ नहीं, मरकरी टर्बो, यार एक सेकेंड भाई, कोई भी लिक्विड किसी का कोई एग्जाम्पल नहीं है। वाटर कौन सा फ्लो भी करता है और कौन सा भी करता है, हनी कौन सा भी करता है, कौन सा भी करता है, मरकरी कौन सा भी करेगा, कौन सा भी करेगा। कोई लिक्विड किसी का एग्जाम्पल थोड़ी ना हो सकता है, ये तो उसकी वेलोसिटी, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब हाँ ऐसा कह सकते हो कि मरकरी का स्ट्रीमलाइन और मरकरी का टर्बुलेंट फ्लो करवाना बहुत डिफिकल्ट होगा, शहद का थोड़ा सा कम डिफिकल्ट होगा और वाटर का बहुत इजी है, ऐसा कह सकते हैं। हर एक लिक्विड की एक लिमिट है, इस एक वेलोसिटी की लिमिट है, उसको हम अगली क्लास में क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे, जिसके ऊपर अगर वो चला गया, मान लो किसी की क्रिटिकल वेलोसिटी 150, तो अगर वो 150 के ऊपर चला गया तो वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट, नहीं तो वो क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन। वो उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। बेटा वो रेनॉल्ड्स नंबर है जो आप कह रहे हो ना, वो अलग चीज है।